जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल आकाश क्लॉथमेट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज आपका जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर है। तो इंग्लिश ग्रामर को समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक बेसिक जानकारी हमको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में हमको क्या क्या चीज़ जाननी होती हैं, तो उसी को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखो, मैं पहले आपके सामने एक वर्ड लिखूंगा जिससे आप परिचित हैं, इंग्लिश। तो मैंने आपके सामने एक इंग्लिश वर्ड लिख दिया है, यानी इंग्लिश शब्द लिख दिया है। आप जानते हो ये जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है और एक वर्ड भी है, यानी एक लैंग्वेज है ये और एक वर्ड भी है ये। वो एक भाषा भी है इंग्लिश और एक शब्द भी है। तो देखेंगे, पहले हम भाषा को समझेंगे, एक बेसिक जानकारी इंग्लिश के बारे में आपको बता रहे हैं, फिर हम इंग्लिश ग्रामर की ओर आपको लेकर के चलेंगे। तो बड़ी ध्यान से समझेंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी होती है और इंग्लिश एक वर्ड भी होता है, यानी इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ए वर्ड। यानी इंग्लिश एक भाषा भी होती है और इंग्लिश एक आपका शब्द भी है। तो यदि मैं लैंग्वेज की बात करूं कि इंग्लिश भाषा, तो आपको मैं एक बेसिक जानकारी बता दूं कि अंग्रेज़ी भाषा, बड़ी ध्यान से देखना भाई, अंग्रेज़ी भाषा के जो आपके जनक हैं वो कौन है? अंग्रेज़ी भाषा के जनक कौन है? अंग्रेज़ी भाषा के जनक। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मज़ेदार बात तो ये है, जब भी मैं इंग्लिश समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। यानी फोकस जो रहेगा हमारा वो इंग्लिश पर रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हम हिंदी भी उसकी समझेंगे, क्योंकि हमको अच्छे से मालूम है कि हम सब क्या हैं, एक भारतवासी हैं, यानी हिंदुस्तानी हैं। तो हम हिंदी को जल्दी से समझ जाते हैं और इंग्लिश को थोड़ा समय लेते हैं। आप जानते हो यूपी बोर्ड के जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं। हाँ, तक कि आपको मैं खुद की भी बता दूं तो मैं भी इतना टैलेंट नहीं था इंग्लिश में, मैं भी वीक था। जैसे ही इंग्लिश के बारे में पढ़ते गए तो अपने आप टैलेंट बढ़ता जाता है। तो अंग्रेज़ी भाषा के जनक यानी द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं, बड़ी ध्यान से देखेंगे भाई, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के जनक कौन है, यानी फादर कौन है? इंग्लिश लैंग्वेज के जनक कौन है? ध्यान से देखेंगे तो देखो, एक व्यक्ति थे जेफरी चौसर। जेफरी चौसर जो थे वो आपके इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड में एक सिटी पड़ती है लंदन। तो लंदन में क्या हुआ था 1343 ईस्वी में, अबाउट 1343 यानी लगभग 1343 ईस्वी में जो जेफरी चौसर थे उनका जन्म हुआ था और 1400 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी डेथ हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंग्रेज़ी भाषा के जो जनक हैं वो कौन है? जेफरी चौसर हैं, यानी जेफरी चौसर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर जेफरी चौसर। तो जो जेफरी चौसर हैं वो अंग्रेज़ी भाषा के कौन हैं? जनक हैं। ये जो थे ये आप इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड में एक लंदन सिटी पड़ती है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1343 ईस्वी में और 1400 ईस्वी में ख़त्म हो गए थे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंग्लिश लैंग्वेज के क्षेत्र में। आप कहो इंग्लिश लैंग्वेज कहो या फिर इंग्लिश लिटरेचर कहो, इंग्लिश साहित्य भी हम कह सकते हैं, इंग्लिश साहित्य कह सकते हो या अंग्रेज़ी भाषा कह सकते हो। तो लैंग्वेज के बारे में तो आपने समझ लिया भाई, लैंग्वेज क्या होती है, यानी भाषा क्या होती है। भाषा एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, यानी बातें करने का एक माध्यम होता है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, यानी आपको कुछ समझा रहा हूँ तो एक माध्यम रहा होगा। हिंदी में समझा रहा हूँ तो हिंदी का माध्यम रहा होगा, अंग्रेज़ी में समझा रहा हूँ तो अंग्रेज़ी का माध्यम रहा होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो भाषा है एक माध्यम होता है किसी भी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का। तो आपने चीज़ समझी भाषा के बारे में कि ये भाषा क्या चीज़ है, यानी लैंग्वेज क्या चीज़ है। अब ये बात करेंगे कि वर्ड की, हम यदि बात करें कि वर्ड क्या है, तो मैं आपको वर्ड की ओर लेकर के चलता हूँ कि ये वर्ड होता क्या है। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं।
ये जो वर्ड होता है ये एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है, यानी कि वर्डों के एक सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। हम लिखेंगे ए लेटर, ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी एक कलेक्शन होता है, एक समूह होता है किसका, वर्डों का। अब बात जब लेटर की आई है तो पहले लेटर समझेंगे भाई कि लेटर क्या चीज़ होते हैं। यदि मैं लेटर की बात करूं तो बड़ी ध्यान से देखना कि लेटर की यदि मैं बात करूं तो लेटर को हम वर्ड कहते हैं या अक्षर कहते हैं। हिंदी में वर्ड कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। ये जो होती है एक मूल इकाई होती है भाषा की, सबसे छोटी जो इकाई होती है, रूट फॉर्म जो होती है यही होती है। यानी लेटर जो होते हैं आपके अंग्रेजी भाषा में, यानी ये सबसे छोटी आपकी इकाई होती है। आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट, यानी द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो लेटर होती है। और जो आपके अंग्रेजी भाषा में जो लेटर आते हैं वो 26 आते हैं, यानी 26 आपके ये लेटर होते हैं। बड़ी ध्यान से समझना। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि ए क्या चीज़ है तो ए अपने आप में एक लेटर होगा। मैं यदि आपसे कहने लगूं कि ये डी क्या चीज़ है तो डी भी अपने आप में लेटर होगा। यदि मैं कहने लगूं ओ क्या चीज़ है तो ओ भी अपने आप में लेटर होगा। मैं आपसे कहने लगूं कि ई क्या चीज़ है, ई भी अपने आप में लेटर है। यानी आप जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, यानी अल्फ़ाबेट आपने सुना होगा, हिंदी में अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कहते हैं। अगर आप हिंदी वर्णमाला में जाओगे तो वहाँ तो 52 वर्ड यानी 52 लेटर होते हैं, 52 हमारे वर्ड होते हैं। और इंग्लिश में आ जाओगे तो 26 लेटर होते हैं, यानी 26 अक्षर आपके होते हैं अंग्रेजी में। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, ये आपने बेसिक नॉलेज समझी। अब हम ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या चीज़ होती है। पहले अल्फ़ाबेट के बारे में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे होंगे, बड़ी ध्यान से देखना। यानी बेसिक से मैं आपको एडवांस लेकर के जाऊँगा। यानी बेसिक से कैसे पढ़ोगे भाई, एडवांस, यानी बिल्कुल मूल आधार से आप प्रगति की ओर चल रहे होंगे। यानी कहते हैं एक कहावत है जीरो टू हीरो, यानी जीरो से हीरो की ओर आप चल रहे होंगे। यदि किसी ने कभी भी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी है तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं और आपको समझाता हूं अल्फ़ाबेट के बारे में। इनको भी मैं हटा देता हूं। अब सीधे हम टॉपिक की बात करेंगे, अल्फ़ाबेट। तो जैसे ही आपने नाम सुना अल्फ़ाबेट, तो अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं तो अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि आपने देखा है सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो अल्फ़ाबेट ही पढ़ते हैं। जब कक्षा 1 में होते हैं, जब फर्स्ट क्लास में होते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। तो देखो वर्णमाला जो होती है, आप ध्यान से समझना, मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा। मैंने कहा वर्णमाला, यानी एक वर्णों की माला होती है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसे ही अल्फ़ाबेट में भी एक पूरी की पूरी आपकी माला, एक सीरीज़ आएगी। क्या आएगी, सीरीज़ आएगी। ध्यान से देखना, यदि आप अल्फ़ाबेट समझेंगे, यानी ए से लेकर के ए टू जेड तक टोटल के टोटल जो आपके 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 के 26 जो लेटर्स होंगे, ये सारे के सारे आपके अल्फ़ाबेट में आएंगे। यानी ए से लेकर के ए बी सी डी ई कहाँ तक जाएंगे हम, जेड तक जाएंगे। ये सारे के सारे आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। यदि मैं आपसे कुछ पूछने लगूं, मैं कहने लगूं कि भैया अगर मैंने बीच में से कोई भी एक लेटर ले लिया, मैं कहने लगूं क्या डी अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये तो लेटर हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा। यदि माय डियर मैं कहने लगूं कि यहाँ पर जो मैंने ए लिया है, क्या ये ए अल्फ़ाबेट होगा, नहीं होगा, ये भी आपका लेटर होगा, ये भी आपका लेटर होगा। यदि मैं कहीं बीच में इनमें आपको पता है कि कहीं टी भी आया होगा तो टी भी आपका क्या होगा, लेटर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ए से लेकर जेड कर अलग अलग बताते हो तो वो लेटर होते हैं, लेकिन इनको एक सीरीज़ में रख देते हो, एक श्रृंखला में रख देते हो, एक श्रेणी में रख देते हो, तो वो आपका अल्फ़ाबेट कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो ये आपके समझ में आ गया लेटर के बारे में यहाँ तक। तो मैं अब आपको बताऊँगा अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट होते हैं। अल्फ़ाबेट के जो पार्ट होते हैं, ध्यान से देखना भाई, अल्फ़ाबेट के बारे में हम देखेंगे। अल्फ़ाबेट के जो पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो आता है आपका वोवल,
यानी वॉवल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। फर्स्ट वन वॉवल्स, सेकंड वन कॉन्सोनेंट। यानी पहला क्या होता है? वॉवल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं और इसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। वॉवल जो होते हैं कितने होते हैं? देयर आर 6 लेटर, यानी कि 6 जो आपके लेटर होते हैं वो वॉवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉरी 6 नहीं होते हैं भाई, 5 होते हैं। सॉरी 6 नहीं होते, 5 होते हैं। यानी देयर आर 5 लेटर्स ऑफ वॉवल। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये पांचों के पांच जो आपके सामने लिख दिए हैं, ये आपके लेटर, ये जो लेटर हैं ये आपके वॉवल्स होंगे। और जो बच गए, यानी मैं कह सकता हूँ रेस्ट ऑफ वॉवल्स, यानी जो वॉवल्स से बच गए। रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, यानी बाकी, और वॉवल्स का मतलब स्वर, यानी जो स्वर से बच जाते हैं वही आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट होते हैं। मैंने कहा क्या यहाँ पर वी आएगा, ए तो इसमें ले लिया तो वी इसमें आ जाएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई इसमें ले लिया, एफ आ जाएगा। ऐसे ही कहाँ तक जाओगे? जेड तक जाओगे। लेकिन किन को छोड़ दोगे? वॉवल को छोड़ दोगे। यानी रेस्ट ऑफ वॉवल्स, यानी कि स्वरों को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। आपके जो ये हैं ये 5 हैं, और ये टोटल जो होते हैं इनकी जो संख्या होगी ये होंगे भाई 21। ये जो होंगे कितने होंगे? 21 होंगे, यानी 21 होंगे। तो ओवरऑल कितने लेटर हो गए पूरी अल्फ़ाबेट में? तो आप कहोगे 26 ही तो हो गए, यानी 26 के 26 आपके लेटर हो गए। 5 हमने वोवल को दे दिए और 21 किसको दे दिए? कॉन्सोनेंट को दे दिए। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ तक, बस ऐसा आपका मूल आधार था। अब हम किसी टॉपिक की ओर चलेंगे और आपको बड़ी ध्यान से समझाएंगे। बड़ी ध्यान से देखना भाई, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसको हम हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी नोट भी कर सकते हो। देखिए अब ध्यान से देखेंगे भाई, इसको हटा देते हैं हम। अब जो आपको एक टॉपिक के बारे में हम समझाएंगे थोड़ा सा, यानी कि आपको मैं बता दूं, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको उसका बेसिक आना चाहिए। यदि आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो A to Z, यदि आप मैथ भी पढ़ रहे हो तो मैथ में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में भी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ही यदि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक आना चाहिए। यदि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम किसी भी घर को बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव को बनाते हैं। जब नींव बन जाती है तो आप कितने भी मंजिल उस पर चढ़ा सकते हो, कितने भी फ्लोर चढ़ा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो देखेंगे, देखिए इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने के लिए आपको मैं बता दूं कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, एक डिटरमाइनर होता है, एक डिटरमाइनर होता है। यानी कि मैं यदि कहने लगूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसकी हिंदी होती है शब्द भेद या शब्द विचार भी कह सकते हो आप, यानी शब्दों पर विचार। डिटरमाइनर को कहते हैं निर्धारक, जो निर्धारण करता है किसी भी चीज़ का, इसको निर्धारक कहते हैं। हिंदी में डिटरमाइनर को निर्धारक कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद कहते हैं। देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एलिमेंट यानी जो आपके तत्व होते हैं वो कितने आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका नाउन होता है। नंबर 2 प्रोनाउन लिख सकते हो यहाँ पर। नंबर 3 वर्ब। नंबर 4 एडजेक्टिव। नंबर 5 एडवर्ब। नंबर 6 प्रेपोजिशन। और नंबर 7 जो होगा वो कंजक्शन होगा।
और नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो वो इंटरजेक्शन होगा। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये टोटल 8 आते हैं, यानी 8 ही आपके पार्ट दिए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। एक तो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो आपकी क्रिया होती है। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता है। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता तो बताता ही है, साथ ही सबकी विशेषता बताता है ये, यानी अपनी भी बताता है और नाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की, सबकी बताता। प्रेपोजिशन को कहते हैं संबंधवाचक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय। कंजक्शन को कहते हैं हम संयोजक कहते हैं, या तो समुच्चय बोधक अव्यय कहोगे आप, या संयोजक कह सकते हो, संयोजक कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, समुच्चय बोधक अव्यय कह सकते हो। समुच्चय बोधक अव्यय ये किसी वाक्य को, यानी किसी सेंटेंस को या सब सेंटेंस को या वर्ड को जोड़ने के काम में आता है, ये कनेक्टर होता है। इंटरजेक्शन को कहते हैं आश्चर्यवाचक अव्यय या फिर विषम्यादि बोधक अव्यय, विषम्यादि बोधक अव्यय, विषम्यादि बोधक अव्यय। तो सारी की सारी आपकी हिंदी लिख दी हमने, यानी इंग्लिश से भी लिख दी। देखो डिटरमाइनर में क्या क्या चीज़ आती है, क्योंकि शुरुआत जो करेंगे हम वो डिटरमाइनर से ही करेंगे भाई। डिटरमाइनर में जो आती है ध्यान रखना, एक तो आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं जिसको हिंदी में उपपद कहते हैं, आर्टिकल को क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। बड़ी विस्तार से इसको समझेंगे। आर्टिकल होती है, एक एडजेक्टिव जो होती है वो भी आपकी एक डिटरमाइनर ही होती है, यानी जिसको हम विशेषण कहते हैं। पहले हमने हिंदी लिख दी है तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपकी एडवर्ब होती है, एडवर्ब की भी हिंदी लिख दी है, यानी जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो डिटरमाइनर में क्या आ सकता है आपका, आर्टिकल आ सकता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आपने देखा कि जो एडजेक्टिव है और जो एडवर्ब है ये तो इसमें भी आता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एलिमेंट नहीं है, ये आपका डिटरमाइनर का एलिमेंट है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, यानी ये आपको एक बेसिक सा इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने मैं एक वाक्य लिखूंगा कि इनका उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, तो आप देखोगे। किसी भी चीज़ को यदि आप पढ़ते हो तो बड़े मन से पढ़ना, क्योंकि जहाँ हमारा मन होता है तो तन भी वहीं होता है। यदि मेरा मन है घूमने का तो तन भी वहीं पहुँचेगा, अगर मेरा मन कर रहा है मार्केट जाने का तो तन भी वहीं पर जाएगा। तो आप यदि इंग्लिश पढ़ो तो मन से पढ़ना, यानी कोई भी चीज़ करो तो मन से करो, ताकि आप उसकी प्राप्ति कर सको। देखिए मैं आपके सामने एक वाक्य लिखूंगा और बड़े ध्यान से देखना। मैंने कहा रामू said that, रामू said that he was going to school on Monday। आपके सामने मैंने एक वाक्य लिख दिया है, बड़ा आसान सा वाक्य है, तो ध्यान से देखना। देखो ये जो रामू है एक नाम है किसी का भी, तो आप इसको नाउन कह सकते हो। यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या है ये, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नॉमिनेटिव है। ये नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो आपका सैड है ये एक वर्ब हो जाएगी, ये जो डेट है ये कंजक्शन हो जाएगा, ये जो दैट है कंजक्शन है। ये जो ही यहाँ पर हमने लिया है ये आपका प्रोनाउन है, जो किसके स्थान पर लाए हैं हम, रामू के इस अनुसार इसको लाए, यानी रामू के स्थान पर लाए हैं। ये जो बाज आई है यहाँ पर एच वी है, एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब,
HV का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। मैं पूरा से लिख देता हूँ, यानी फुल लिख देता हूँ इसकी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है। ये जो गोइंग है ये मेन वर्ब है, यानी MV कह सकता हूँ शॉर्ट में। जैसे यहाँ पर वर्ब लिखी थी तो ये भी मेन वर्ब थी आपकी। ये जो स्कूल है ये भी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, यानी एडवर्ब और प्लेस के रूप में ये यूज हुआ है। और ये जो ऑन है यहाँ पर प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन है ये आपका प्रेपोजिशन होगा जी। और ये जो मंडे है यहाँ पर एक नाउन हो जाएगा, ये नाउन है, लेकिन ध्यान रखना जैसे यहाँ पर स्कूल नाउन है और मंडे भी एक नाउन है, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपने देखा एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ से वहाँ तक, तो कितनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिली कि इसमें हमको नाउन भी मिल गई, वर्ब भी मिली, कंजक्शन, प्रोनाउन, और यहाँ पर वर्ब के भी रूप मिल गए, अलग अलग पार्ट मिल गए कि हेल्पिंग वर्ब के या मेन वर्ब। फिर प्रीपोजिशन देखी, एडवर्ब भी 2 है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक ही तो है। जब आपको पता होगा कि भाई मंडे से पहले हमको ऑन लगाना है, जहाँ पर भी डे या डेट आ जाए तो आपको ऑन लगाना है, यही तो बेसिक होता है। जैसे इवनिंग मॉर्निंग से पहले हम इन लगाते हैं, तो इनको भी हम समझेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे और कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। यदि कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं। तो देखिए अब जो हम पढ़ेंगे वो डिटरमाइनर पढ़ेंगे, क्योंकि डिटरमाइनर एक देखा जाए तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले पढ़ना चाहिए। डिटरमाइनर में पहले क्या पढ़ेंगे, हम आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। और मैं ऊपर से इसको हटा देता हूँ, आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं जी, उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। बड़ी ध्यान से समझना। देखो ये आर्टिकल है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो किसी भी वर्ड को आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, यानी उच्चारण कर रहे हो किसी शब्द का भी, तो आप पर इंग्लिश पढ़नी भी आनी चाहिए, यानी रीड भी करनी आनी चाहिए और राइटिंग भी करनी आनी चाहिए, यानी लिखना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मैं पढ़ा रहा था किसी को, तो जैसे मान के चलो मैंने एक यहाँ पर लिख दिया TUTION, तो आप जानते हो इसको हम ट्यूशन कहते हैं। भाई ट्यूशन कहते हैं, लेकिन एक ने कहा भैया ये तो टूटन लिख रही है। क्या हो गई, टूटन। तो मैंने फिर कहा कि ये क्या है, मन कि तुम्हारे हिसाब से तो ये क्या है, भाई मेरे हिसाब से तो फ्यूचर है, आपके हिसाब से भी फ्यूचर है, लेकिन जिस पर इंग्लिश सही से पढ़नी नहीं आती तो इसको फटूरे बोलेगा। क्या कहेगा, भैया ये तो फटूरे लिख रही है। तो भैया फटूरे याद आ गए, तो नहीं भटूरे याद आ गए होंगे आपको। फिर मैंने कहा कि अगर भैया मैं कहने लगूं कि ध्यान से देखना भाई ये क्या लिख रही है, जिसका सब इस्तेमाल करते हैं, तो मन कि तुम तो इसको गूगल की जगह गुलगुलू पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, गुलगुलू लिख रही है ये तो ये गुलगुलू नहीं है माय डियर, ये गूगल है, आप अच्छे से जानते हो। तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, यानी पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। बनी तो गूगल को गुलगुलू बोलोगे, फ्यूचर को फटूरे बोलोगे और ट्यूशन को टूटन बोलोगे। तो ये बात ध्यान रखना। यदि ना भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी किताब को ले सकते हो, मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, उससे आप अध्ययन करें, यानी विस्तार से अध्ययन करें कि अंग्रेजी हमको कैसे सीखनी है। बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं मार्केट के अंदर। तो चलिए समझते हैं। अब देखो आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है, उपपद क्या है भाई। तो देखो उपपद, ध्यान से देखना, उपपद बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो मैंने कहा उप का जो मीनिंग यानी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है एक छोटा। क्या होता है, छोटा, यानी जिसको कहते हैं लघु। और पद का मतलब तो आप जानते ही हो, पद ही रहेगा, यानी एक छोटा पद। इसमें जो होता है वो एक छोटा पद होता है, यानी एक लघु पद होता है। क्या होता है, एक लघु पद होता है। उप के 2 अर्थ होते हैं, एक तो छोटा होता है, दूसरा समीप होता है। दूसरा क्या होता है, समीप होता है। क्योंकि मैं आपको हिंदी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अंग्रेज़ी और हिंदी ही पढ़ाता हूँ, यानी लैंग्वेज ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। यानी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बता देता हूँ और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बता देता हूँ।
क्योंकि सपोज करो घर पर कड़ी चावल बने हैं, यदि तुम्हारी माता जी आपको रूखे चावल दे दें, आपने पहले चावल खा लिए और बाद में आपको एक कटोरी कड़ी दे दें, ऊपर से कड़ी पी लोगे तो जाएगी तो पेट में ही, लेकिन अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, कड़ी भी चावल, तो मज़ा आ जाएगा ना आपको। तो ध्यान रखना, ऐसे ही हम पढ़ेंगे इसको मज़े से। चलिए देखिए, देखो ये जो होता है किसी संज्ञा से पहले हम इसको लगाते हैं, किसी नाउन से पहले लगाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख रहा हूँ। वैसे डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है। यानी किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊँगा। इट इज़ यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है बिफोर यानी से पहले, ए नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले, किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग हम करते हैं किसका? आर्टिकल का। कि भैया कैसे? जैसे मैं कहने लगूँ, मैंने कहा आई एम एन इंजीनियर, बड़ी ध्यान से देखना भाई, आई एम एन इंजीनियर। तो यहाँ पर जो इंजीनियर है ये एक आपका नाउन है, ये नाउन है, और यहाँ पर जो ये एन आया है यही आपका आर्टिकल है। यही क्या है? आर्टिकल है। नंबर 2, मैंने कहा यू आर ए डॉक्टर। क्या कहा? यू आर ए डॉक्टर, यानी आप एक डॉक्टर हो। तो यहाँ पर जो ये डॉक्टर है ये आपकी नाउन है, और ये जो ए आया है ये आपका आर्टिकल है। तो भाई बात सिद्ध हो गई, नहीं हो गई? आपने कहा भैया नाउन से पहले हम इसको लाते हैं, यानी देखो नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल है। मैंने कहा यहाँ पर भी नाउन है और नाउन से पहले क्या है? आर्टिकल है। तो बात आपके समझ में आई होगी भाई, आपने अच्छे से समझा होगा कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लाते हैं। चलिए अब हम आर्टिकल के पार्ट को समझेंगे, आर्टिकल के पार्ट को देखेंगे। आर्टिकल जो है ये भी आपका 2 पार्टों में बटा हुआ है भाई, इसके भी अपने भेद हैं, क्योंकि आप जानते हो दुनिया में जब हर व्यक्ति के अपने अपने भेद होते हैं, आपके भी अपने भेद हैं, मेरे भी अपने भेद हैं, तो इसके भी भेद होंगे। तो चलिए इसके 2 भेद होते हैं भाई, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट। इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा भैया एक तो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल होगा एक तो। एक मैंने कहा भैया डेफिनेट आर्टिकल होगा जी। क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल होगा। यानी एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया, एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इंडेफिनेट को हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, ये हो गया अनिश्चित। और आर्टिकल को मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, उपपद होता है, यानी अनिश्चित उपपद हो गया। डेफिनेट को निश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निश्चित। और आर्टिकल को क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, लड़कियां इंग्लिश बोलते हैं, डेफिनेटली मैं आऊँगी, यानी निश्चित रूप से मैं आऊँगी। और बेटे पापा जी आ गए गेट के बाहर, आ गई लोग। तो ध्यान रखना, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित, और इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो देखो इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या चीज़ रहती है? इंडेफिनेट आर्टिकल इंक्लूड्स एन एंड ए, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो एन और ए आते हैं। फिर मैंने कहा डेफिनेट आर्टिकल इंक्लूड्स द, डेफिनेट के जो अंतर्गत आता है वो केवल द आता है। ध्यान समझना, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित जो उपपद है उसमें एन और ए आता है, और डेफिनेट में जो आता है वो द आता है। मैंने कहा एन और ए की जो हिंदी होती है वो कोई या एक होती है। क्या होती है? कोई या एक होती है। और डेफिनेट आर्टिकल में जो दा है इसकी कोई हिंदी नहीं है भाई। लेकिन जब आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे, यानी प्रोनाउन का एक पार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहाँ पर दा की जो हिंदी होती है वो वही होती है। क्या होती है? वही या फिर वह होती है, इसकी कोई हिंदी नहीं है वैसे, ध्यान रखना। अब ये भी हम आपको बताएंगे कि कोई तो कहेगा भैया ये दा है, कोई कहेगा नहीं ये तो दी है। तो कोई तो THE को क्या कहता है? दी कहता है। कोई THE को क्या कहता है? दा कहता है। तो आपको ये चीज़ भी बताएंगे कि दा कहाँ आपको कहना है और दी कहाँ पर कहना है। कोई लड़की आई तो वो कहेगी दी, और लड़का आया तो दा। तो आप ध्यान रखना, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि लड़की आ गई तो दी कहेगी और लड़का आ गया तो दा कहेगा। इसको सिखाएंगे आपको दा कहाँ पर
इसका प्रोनाउंसिएशन में दा कहाँ कहोगे और दा दी कहाँ पर कहोगे। तो देखो यहाँ पर आएंगे हम, देखो जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाए तो इसके बाद जो नाउन आएगी ना ये सिंगुलर होगी, ये हमेशा ही सिंगुलर होगी भाई। कैसी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी। और जब डेफिनेट आर्टिकल की ओर आप चलोगे तो इसके बाद सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। क्या आ सकती है जी? सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। ध्यान से समझना, जब भी एन और या ए आ जाए तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर नाउन आएगी, और जब भी द आएगा तो इसके बाद सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और नाउन को संज्ञा कहते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ पर सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। एक का मतलब क्या होता है? एक वचन, और बहु का मतलब होता है अधिक, यानी एक से ज़्यादा अधिक। अब ये सास बहु वाला बहु मत समझ लेना, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। ये बहु का मतलब होता है बहुवचन, मतलब अनेक वचन, मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो एन और ए है, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हिंदी कोई होती है और कहीं एक होती है। कहीं तो हम कोई कह देते हैं हिंदी में और कहीं एक कह देते हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है भाई। अपने अनुसार कहीं वाक्य में यूज किया हमने तो कहीं तो कोई के लिए एन को यूज कर लिया और वहीं पर पता चला तो एक के लिए भी इसको ही कर लिया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यदि मान के चलो घर पर मेरे कोई आ जाए जिसे मैं नहीं जानता, अब वो कहे अपने पिताजी को बुलाइए, तो मैं क्या कहूँगा? पिताजी बाहर कोई आपको बुला रहा है। यदि मैं उसके बारे में निश्चित रूप से निश्चिंत होता, यानी निश्चित रूप से निश्चिंत होता, तो मैं कह देता भाई कि वो रामू काका हैं या कालू चाचा हैं, तो तुरंत बता देता। अब मैं नहीं जानता, मैं निश्चित नहीं हूँ, अनिश्चित हूँ, इसलिए मैं क्या कहूँगा? भैया कोई वहाँ पर आपको बुला रहा है, पिताजी कोई आपको बुला रहा है। इसलिए क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो हम जो चर्चा करेंगे यूज ऑफ एन की करेंगे और फिर यूज ऑफ ए की करेंगे, यानी धीरे धीरे सबको समझेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से इनको समझेंगे। इनको हम हटा देते हैं, आप इनको लिखते रहना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। इसको हटा देते हैं हम। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो यूज ऑफ एन की ओर हम चलेंगे। तो यदि मैं बात करूँ यूज ऑफ एन, किसकी बात करूँगा? यूज ऑफ एन की बात करूँगा। तो ये जो यूज ऑफ एन है इसको कहाँ पर हम लाते हैं? तो ध्यान से देखना भाई। इट इज़ यूज्ड बिफोर, इसका उपयोग किया जाता है। बिफोर का मतलब से पहले, इट माने यह है, इज़ यूज का मतलब उपयोग किया जाता है, बिफोर का मतलब से पहले, मतलब इसका उपयोग किससे पहले किया जाता है भाई? वोवल स्टार्टेड, वोवल स्टार्टेड वर्ड, वोवल स्टार्टेड वर्ड कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? आप नाउन कह सकते हो। भाई जितनी भी नाउन है अपने आप में वर्ड रहती हैं या नहीं रहती हैं? भाई वो वर्ड ही तो रहती हैं। जितनी भी संज्ञा होती हैं वो शब्द ही तो हैं। यदि मैं आपसे कहने लगूँ कि ये कुर्सी, तो कुर्सी एक संज्ञा है, लेकिन ये शब्द भी तो हो जाएगा भाई। मैं आपसे कहने लगूँ मेज, तो मेज एक बताइए क्या है? नाउन यानी संज्ञा है, तो क्या ये शब्द नहीं है? यानी शब्द भी है। यानी एन का जो हम उपयोग करेंगे वो किससे पहले करेंगे? जब कोई भी वर्ड किससे शुरू हो जाए भाई? वोवल से शुरू हो जाए। तो वोवल अभी अभी आपको मैं बता के आया हूँ। तो वोवल कितने होते हैं भाई? वोवल्स या वोवल, तो क्या कहते हैं वोवल को? हिंदी में स्वर कहते हैं। तो वोवल्स देखेंगे ये 5 होते हैं। देयर आर 5 इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितनी संख्या है इनकी? 5 संख्या होती है। कौन कौन से हैं? ए होती है, आप कहोगे ई होती है, आई होती है, ओ होती है और यू होती है। यहाँ तक क्लियर है? 5 हो गए ये पूरे के पूरे। लेकिन माय डियर, आपको केवल इंग्लिश पर डिपेंड नहीं होना है। कभी आप ये देखो कि किसी वर्ड में इन 5 में से कोई लेटर आ जाए, तुरंत लगा दो एन, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, हिंदी भी आपको ध्यान रखनी है। ए से लेकर के कहाँ तक जाओगे? अड़े खाली तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे? अड़े खाली तक जाओगे। वैसे आप जब हिंदी वर्णमाला को ध्यान से पढ़ोगे तो वास्तव में अड़े खाली होती ही नहीं है, लेकिन हम ध्यान रखते हैं क्योंकि 5वां अक्षर होता है। तो ये विसर्ग बोलते हैं इसको, अड़े खाली नहीं बोलते, ये विसर्ग है।
यानी ए से लेकर जब आप विसर्ग तक जाओगे यानी अड़े खाली तक जाओगे तो क्या लेकर के आएंगे हम, एन लेकर के आएंगे। आपको इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है, हिंदी पर देना है, यानी हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान देना है। तो बड़ी ध्यान से देखना, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे मैं कहने लगूँ आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है या मैं एक छाता रखता हूँ। तो आपने देखा ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में यू आ गया तो यू तो वोवल होता है और इससे पहले क्या ले आएंगे, एन ले आएंगे। लेकिन मैंने कहा माय डियर आप हिंदी जरूर लिख के देख लेना वरना गड़बड़ी हो जाएगी, वरना आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा शुरू में क्या आ गया, ऐसे अनार आ गया, जब ऐसे अनार आ जाए तो क्या लाओगे, एन लेकर के आओगे। नंबर 2 की बात करूँगा मैंने कहा देव इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, देव एक बुद्धिमान लड़का है, एक होशियार लड़का है। तो आप कहोगे ये जो इंटेलिजेंट है शुरू में आई है यानी वोवल तो है ही, लेकिन जब इंटेलिजेंट हम लिख रहे होंगे तो इंटेलिजेंट को जब हम अच्छे से लिखेंगे तो हमको पता है। अब पीछे तक मत जाओ कि इंटेलिजेंट कैसे लिखा जाएगा, बस आप ये देखो कि शुरू में ई आ गई, शुरू में क्या आ गई, ई आ गई, तो यहाँ पर क्या लेकर के आएंगे, एन लेकर के आएंगे। आपको हिंदी पर विशेष ध्यान देना है। गो टू हेल इंग्लिश बट लर्न हिंदी, भाड़ में जाए अंग्रेजी लेकिन हिंदी को आपको याद रखना है। तो नंबर 3 आइए, नंबर 3 की बात करते हैं। मैं कहने लगूं मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन, माताजी एक ईमानदार औरत है। मैंने कहा माताजी एक ईमानदार औरत है। तो आपने देखा ऑनेस्ट, तो भाई आप देखोगे यहाँ पर तो एच आ गया ना, भी एच आ गया, तो ये तो एच मैंने नहीं बताया वोवल में, लेकिन माय डियर ये हॉनेस्ट नहीं, ये आपकी ऑनेस्ट होती है। क्या होती है, ऑनेस्ट होती है। और जब इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे यानी इसको उच्चारण में बोलोगे तो ऑनेस्ट बोलेंगे। तो शुरू में क्या आया, आ गया, तो जो आ गया तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आपको मालूम है यहाँ पर एच साइलेंट है। इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेटर साइलेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ KNOW, तो इसको किनो नहीं बोलते, ना ही किनाव बोलते, इसको बोलते हैं नाव या नो भी कह सकते। सब अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन के शिकार होते हैं, कोई पावर कहता है तो कोई पावर कहता है, तो इसको नाव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है, के। जैसे मैं लिखने लगूँ WHO, तो इसको भू नहीं बोलते, अगर मैंने इसमें टी लगा दिया तो भूत हो जाएगा फिर तो ये, तो इसलिए ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। यहाँ पर आपका W साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है, W साइलेंट होता है। एक नियम होता है कि जब भी आपका H के बाद O आ जाए और उससे पहले W आ जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि W के बाद HO आ जाए तो वहाँ पर ये W साइलेंट हो जाती है, मतलब चुप हो जाती है। और मैं आपसे कहने लगूँ KNIF, तो इसको कनाइफ नहीं बोलते, इसको नाइफ बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे लेटर होते हैं, जैसे आपने देखा HOUR, इसको हावर नहीं बोलते, हावर बोलोगे तो हवाई बोल दो, इससे बढ़िया तो इसको आवर बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये H साइलेंट होती है। इंग्लिश में ऐसे लेटर होते हैं, इंग्लिश में ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखनी है ये वाली बात। तो यहाँ पर जो है ये H साइलेंट है, तो इसको ऑनेस्ट बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या लाएंगे भाई, एन लेकर के आएंगे। आपकी बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि अच्छे से आपके समझ में आई होगी। तो आपने देखा इंग्लिश भी किस पर डिपेंड हो रही है। अब शुरू में ही हमने टॉपिक डिटरमाइनर में आर्टिकल का चला दिया, तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल भी किस पर चला गया, सीधे हिंदी पर चला गया। तो इतनी बढ़िया हिंदी है हमारी। तो नंबर 4 की मैं बात करूं, बड़ी ध्यान से देखना। मैंने कहा
आई हैव स्टडीड इन एन यूनिवर्सिटी। बड़ी ध्यान से देखना भाई। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ गई, यानी यहाँ पर तो यू है, आपने जो एन लगाया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर यू है। तो माय डियर ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बड़े ध्यान से देखना, जब आप यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखोगे तो यूनिवर्सिटी भाई ऐसे लिखी जाती है हिंदी में। यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे जब हिंदी में लिखेंगे, यानी यूनिवर्सिटी आप ऐसे ही तो लिखोगे हिंदी में। तो बताइए शुरू में ये है, यानी ये यज्ञ बोलते हैं जिसको, तो यूनिवर्सिटी यानी ये यज्ञ आ गया। तो ये जो ये यज्ञ होता है ना, ये आपका व्यंजन होता है, यानी व्यंजन की श्रेणी में यह जाता है। जब ये व्यंजन हो गया तो यहाँ पर एन नहीं लाओगे माय डियर, यहाँ पर आप ए लेकर के आओगे। क्या लेकर के आओगे? ए लेकर के आओगे। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर भी तो यू आया था, तो माय डियर यहाँ पर जो यू था, यू में जो उच्चारण था वो ए का था। यहाँ जो यू में उच्चारण है वो किसका है? ये का है। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है? ए आया है, और यहाँ पर जो आया था वो एन आया था। क्यों आया है? इस सारा का जो सारा खेल है वो प्रोनाउंसिएशन का है, ये उच्चारण का ही खेल है। यानी हिंदी में आपको देख लेना है, एक बार चेक कर। जैसे मान के चलो 4 तो आपने समझ लिए, और मैं नंबर 5 की बात करूँगा कि नंबर 5 में क्या लेकर के आएंगे। बड़ी ध्यान से देखेंगे भाई, नंबर 5 की मैं बात करूँगा कि नंबर 5 में क्या लेकर के आएंगे। जैसे मैंने कहा फ्रेंड शाह, दोस्त ने देखा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ONE, आइड मैन। मित्र ने, या आप कह सकते हो दोस्त ने देखा एक आंख वाला आदमी, यानी एक ऐसा आदमी था जिसके एक ही आंख थी। तो बताइए यहाँ पर ए लेकर के आए या एन? तो घबराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो आप लेकर के आओगे इसको बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बन। तो यहाँ पर ये वैवक आ गया। जब वैवक आ गया तो व्यंजन हो जाएगा, तो व्यंजन हो जाएगा तो क्या लाएंगे? ए ही तो लेकर के आएंगे। यानी आप ये समझोगे कि यहाँ पर शुरू में ओ आया है, तो ओ तो किस में जाता है? वोवेल में जाता है। तो यहाँ पर क्या है भैया? लगा दो एन। तो एन लगाओगे तो भाई गलत हो जाएगा, एन नहीं लगाना है आपको। इसका क्या देखना है? प्रोनाउंसिएशन देखना है। दूसरी बात ध्यान रखना कि आपको मैंने बताया था कि जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल आता है तो उसके बाद जो नाउन लाओगे वो सिंगुलर लाओगे। ये जो मैन है ये सिंगुलर होती है, एक होती है MAN, एक होती है MEN। ऐसे एक होती है वूमेन भी ऐसी होती है भाई, और ऐसे ही आपकी होती है वूमेन। तो ये दोनों जो आपके वर्ड हैं ये प्लूरल की श्रेणी में आते हैं, और ये दोनों जो हैं ये एक सिंगुलर की श्रेणी में आते हैं। तो यदि आपने मैन में ई, यहाँ एक ही जगह ई कर दिया ना गलती से, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी की बात चल रही है यहाँ पर। यानी एक आदमी की जब बात चल रही है तो सिंगुलर लेकर के आओगे। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि नाउन जो लेकर के आओगे वो सिंगुलर लेकर के आओगे, यानी MAN आपको लेकर के आना होगा। अगर वुमेन भी आ जाए तो वुमेन भी ये वाली लेकर के आओगे, यानी सिंगुलर लेके आओगे। यानी ए के बाद आप सोचोगे कि बॉयज़ लगाएं या बॉय, तो ए के बाद बॉय लगाओगे। अगर आपने गलती से यहाँ पर एस लगा दी तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि आपको ऐसे नहीं है कि 10वीं ही क्लास में इंग्लिश पढ़नी है भाई, 10वीं के बाद 11th करोगे, 12th करोगे, यानी 11वीं 12वीं करोगे। हो सकता है कि आपका उद्देश्य डिफेंस में जाने का हो, किसी का उद्देश्य होता है कि मैं NDA क्रैक करूँगा, किसी का होता है कि मैं नेवी में जाऊँगा, एयरफोर्स में जाऊँगा, या सब इंस्पेक्टर बनूंगा, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनूंगा, या IAS IPS, ऐसे बड़े बड़े आपके गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो आपको अभी से अपनी तैयारी लेकर के चलनी है। वो कोई ज़्यादा वो नहीं होती है कि ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा टाइट होगी, कि हम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत हार्ड होगी। हार्ड कुछ नहीं है मेरे दोस्त, वहाँ पर भी सारी चीज़ ऐसी की ऐसी ही पूछी जाती हैं। सारी की सारी चीज़ बस आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ आनी है। तो आपने अच्छे से भैया देख लिया होगा।
उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी आप पढ़ोगे तो आपने एक चीज़ तो देख ली कि जहाँ पर भी वोवेल स्टार्टेड वर्ड आ जाए तो वहाँ पर एन लाते हैं। और मैंने आपको देखो यूज ऑफ ए पढ़ाया भी नहीं था, आप तुरंत समझ गए कि जहाँ पर भी आपका कॉन्सोनेंट स्टार्टेड वर्ड आ जाएगा वहीं पर ए ले करके आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो हिंदी में क्या था, कॉन्सोनेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या लेकर के आए हम, ए ले करके आए। नंबर 6 की मैं बात करूँगा, बड़ी ध्यान से देखना। मैंने कहा ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन इज रनिंग यानी रेलगाड़ी यानी चल रही है, इज रनिंग यानी दौड़ रही है। 120 किलोमीटर्स फ्लिंग द लेंस आवर यानी 1 घंटे में जो रेलगाड़ी है वो 100 किलोमीटर चल रही है। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे भाई, एच को देखकर ये मत ना सोचना कि यहाँ पर ए लगा दें, क्योंकि यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट है, इसको आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। आवर बोलते हो तो शुरू में आ गया यानी स्वर आ गया। जब आपका स्वर आ जाता है तो यहाँ पर आपको एन लगाना होता है। क्या लगाओगे, एन लगाओगे। इसकी बहुत अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कैसे आपको एन की प्रैक्टिस करनी है और कहाँ पर क्या चीज़ आना है, ऐसे आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हमेशा आप अपनी तैयारी को करते रहें और लगातार अपनी मेहनत करें। चाहे आप किसी के भी पास पढ़ रहे हो, ये नहीं कहते हम A to Z के आप हमारे ही पास पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, अपने माँ बाप की आशाओं को बनाए रखो। आपकी माँ बाप की जो निरी सारी अनुकंपाएँ हैं, आशाएँ हैं आपसे, उनको आपको पूर्ण करना है, उनके सपनों को पूर्ण करना है। तो आप हमेशा मेहनत करते रहें, हमेशा मेहनत करते रहें और लगन के साथ आप आगे बढ़ते रहें। तो बस आज का जो सेशन होगा आपका वो यहीं पर हम समाप्त करेंगे और आपको मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।